सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, मैं हूँ मुनीबा मज़ारी। आज का शो एक बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि ये डेडिकेशन है टू द वाइट इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। आज के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे प्रॉस्परस माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को। अब एक ख़ास शो बनाना, तख्लीक करना, हमारी खूबसूरत माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक ब्रैकेट में बंद करना, क्या ये ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, ये मैं अपने गेस्ट से पूछूंगी। बट I just wanted to celebrate their success and their contribution to Pakistan. जब हम बात करें माइनॉरिटीज़ की तो कायद आज़म का एक बहुत खूबसूरत कोट सामने आता है जिसको मैं ज़रूर पढ़ूंगी। You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये हैं बाबा कायद और उनका विजन। क्या आज हमें वो विजन याद है? क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मेजॉरिटी को यहाँ मैसर हैं, क्या वो माइनॉरिटीज़ को मैसर हैं? आर वी टॉलरेंट इनफ टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस? आज का शो डेडिकेशन है उन तमाम लोगों को जिन्होंने बहुत खामोशी से, बहुत मोहब्बत से इस मुल्क के लिए बहुत काम किया। मेरे पहले दो मेहमान बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। पहले मेहमान एक बहुत बड़ा नाम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैमसन साइमन शरीफ, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। उनके साथ मौजूद हैं जेनिफर जगजीवन, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन स्टडी सेंटर की। हेलो एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। सच हैवी इंट्रोडक्शंस एंड आई एम सो ऑनर्ड कि आप दोनों यहाँ आए। बहुत शुक्रिया बुलाने का। जेनिफर, आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, क्या एक्सपीरियंस रहा? इतने अरसा माशाल्लाह, यू नो, यू हैव गिवन सो मच टू कम्युनिटी, टू पाकिस्तान, टू सोसाइटी। ड्रॉबैक कहाँ लगता है? टॉलरेंस की कमी क्यों है? उसकी रीज़न क्या है जेनिफर? देखिए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली which has been privileged in many ways, क्योंकि हम लोगों के फ्रेंड्स भी मुस्लिम्स एंड पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहे हैं और आज तक वो रहे हैं। बल्कि मेरे पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स जिनकी डेथ भी हो गई, उनके बच्चों ने आकर कहा वी वांट टू कंटिन्यू द फैमिली रिलेशनशिप्स। ब्यूटीफुल। सो क्रिसमस होए, ईस्टर होए, रमज़ान हो जी, we all connect, we all, you know, go and worship and celebrate together, keeping our very identities. But at the same time, जो कुछ experiences हैं personal तो बहुत अच्छे रहे हैं, मगर जब my mother used to say कि अगर आपको एक opportunity मिलती है ना, ये ज़रूर याद रखें, it is not for you alone. It is meant to be shared with others. Lovely. And it is meant to be celebrated with others. And this is something that I continue to teach and learn in this process. I'm so glad to hear that, Jennifer. Brigadier Saab, 33 years in service as a Fauji. How does it feel? कैसा महसूस होता है? I must give credit, जो पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज है ना, वहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है। अगर पाकिस्तान का हमने मुस्तकबिल में नक्शा देखना है ना, तो रोल मॉडल पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज है। Serving in the military was great, and I can never forget that. It was a great life. Discrimination नहीं थी, bracketing नहीं थी, बड़ा मज़ा आया।
जी, हमें अभी ज्वाइन किया है सुनीता मार्शल ने, एक बहुत ही कमाल की सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान और एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सुनीता। सुनीता, ये बताइएगा कि इस पूरी जर्नी में, इस काम के सफ़र में पाकिस्तान में रहते हुए किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? ऑनेस्टली मेरे से पूछें तो मुझे कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। सिर्फ फ़र्क मुझे शायद स्कूल में हल्का सा ये होता था कि जितनी मुस्लिम लड़कियां थीं उनकी इस्लामियात की अलग क्लास होती थी, और जितनी क्रिश्चियन लड़कियां थीं उनकी रिलीजन की अलग क्लास होती थी। उसके अलावा कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर हम बात करें सुनीता फैशन इंडस्ट्री की, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट लोग भी शामिल हैं माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत से लोग नज़र आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ स्पेशली इन दिस फील्ड, बिकॉज यू बिलोंग टू दिस फील्ड, इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होती है? कभी नहीं हुआ। मुझे 20 साल हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड में, 19 साल हो गए। उस वक्त से लेके अभी तक मैंने नहीं कभी ऐसा सुना या कभी देखा कि किसी ने किसी की दिल आज़ारी की हो मज़हब को लेकर। और हमारे फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरा ख़्याल है कि उनको भी कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम माइनॉरिटी के हैं लोग। जैसे सब लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे मैं भी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जितने अलग माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी गुजार रहे हैं, तो कभी डिफरेंस फील नहीं हुआ। ये बताइए, जब आप इंटरनेशनली जाती हैं, शोज़ पर जाती हैं, व्हेन यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, हाउ डू यू फील एज अ पाकिस्तानी? बहुत अच्छा महसूस होता है, और बाहर इंटरनेशनली यही समझा जाता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को बहुत प्रेशर में रखा जाता है या बहुत दबाव होता है उनके ऊपर। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं सबको बड़े शौक से और बड़ा प्राउड होकर बताती हूँ कि आई एम अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स एंड नो इश्यूज़ हियर। इन फैक्ट आई एम प्राउड टू से दैट आई एम मैरिड टू अ मुस्लिम गाय, एंड उसके बावजूद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं बाहर बताती हूँ लोगों को तो वो सबसे पहले तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है पाकिस्तान में, और खुशी होती है बताते हुए कि हाँ ऐसा भी है पाकिस्तान में। अगर हम त्योहारों की बात करें, आपके घर में ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस, ईस्टर सब मनाया जाता है, कितनी हार्मनी होती है, क्या एक्साइटमेंट होती है, दिन कैसा गुजरता है? त्यौहार मनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप दूसरों का त्यौहार मनाते हैं आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक जनरल परसेप्शन है दुनिया में पाकिस्तान के मामले में, व्हेन इट कम्स टू द माइनॉरिटीज़, कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ नहीं हैं। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? देखिए, ये तो हम शुरू दिन से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है और वो होता है, बुरा होता है, उनको सप्रेस किया जाता है। मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तो सुनती आ रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और ना ही मुझे कभी ऐसा फील हुआ। तो इस बारे में मैं अब और मज़ीद क्या कहूँ, क्योंकि जब मेरे साथ ही कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं कैसे दूसरों को बता सकती हूँ। मैं जानना चाहूँगी, जब आप देखती हैं माइनॉरिटीज़ में से लोगों को थ्राइव करते हुए, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर देखते हुए पाकिस्तान के अंदर, हाउ डू यू फील? बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि माइनॉरिटी के लोग बहुत अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब आप सिर्फ यही सोचते थे कि जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं वो एक सर्टेन अमाउंट तक लेवल पर होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाते। लेकिन अब अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बहुत ऊपर की पोस्ट पे भी हैं, और जब सुनते हैं तो खुशी होती है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मुझे जब फैंस मेरे मिलते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, तो वो बहुत दुआएं देते हैं और बहुत खुश होते हैं ये कहकर कि हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे मज़हब से हैं और आप आज इस मकाम पे हैं। तो ये सुनकर मुझे भी बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। हम सब जानते हैं कि टॉलरेंस हमें शायद अभी तक ना हमें एम्पैथाइज करना आया है, ना हमें उस लेवल पर टॉलरेंट होना आया है, क्योंकि हमें डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना नहीं सिखाया। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आपने आप बताइए। बेसिकली हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं ना, दलित, हिंदू हो गए और क्रिश्चियंस, जी,
ہم پاکستان کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں 99.9% جو غریب ہے. تو نہ صرف ہماری مائنورٹیز جو نان مسلمز ہیں بلکہ مسلمان بھی اس بریکٹ کے اتنا ہی سفر کر رہے ہیں ایٹ دی ہینڈز آف ایلیٹس. سو یہ خود بخود ہو جاتا جب آپ کا سوشیو اکنامک سسٹم کرپٹ ہے, جب آپ کا جو بڑے درجات ہیں سوسائٹی کے وہ غربت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے, جب آپ کا جو معاشی نظام ہے اور جو آپ کا معاشرتی نظام ہے وہ کمپلیمنٹری نہیں ہے, غریب کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا, تو یہ ڈیوائڈز خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں, جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد تھی مسیحی کسانوں کی جو مزیرے کا کام کرتے تھے, مزیروں کا, ہندوؤں کے اور سکھوں کے مزیرے تھے. وہ بے گھر ہو گئے کیونکہ ان کے ذمہ دار انڈیا چلے گئے. جو انڈیا سے ادھر آئے وہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے, انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا. یہ وہ طبقہ ہے جو تقریباً 4-5 ہزار فیملیز سے اب 4 سے 5 لاکھ فیملیز ہو گئے. یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. بالکل. ان کو ان کی زمینوں سے نکال دیا گیا. یہ گندے نالوں کے کناروں پہ رہتے تھے کیونکہ ادھر ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا, لیکن جب وہ جگہ بھی گرین ہوئی تو ادھر سے یہ پورے پاکستان میں پھیل. اور کیونکہ اچھوت ہندو جو تھے, جو ہریجن تھے یا جو سینیٹری کا کام کرتے تھے, وہ ایک خلا پیدا ہوا پاکستان میں, تو یہ غربت کے مارے جو ہیں ان پروفیشنز پہ گھس گئے. یہ پروفیشنز انہوں نے پاکستان کی آزادی کے بعد اپنائی ہیں, اور یہ وہ آزادی ہے جس میں کرسچن نے خاص کر 1945 پنجاب کی جو اسمبلی تھی کمبائنڈ پنجاب کی, اس میں جو وننگ ووٹ تھے, میجورٹی ووٹس اور جو کاسٹنگ ووٹس تھے وہ مسیحوں کے تھے. بالکل. جس کے بیسس پہ بعد میں ریڈ کلف ایوارڈ بھی بنا تھا. ورنہ کئی علاقے تھے, قصور, چونیا, سیالکوٹ, پسرور, نارووال وغیرہ کے, انہوں نے پاکستان میں شامل ہی نہیں ہونا تھا. لیکن مذہب ابراہیمی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ کرسچنز نے اپنا ووٹ مسلمانوں کے حق میں دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ برابری پہ ہم وہاں پہ رہیں گے, جس دن پاکستان بنا اگلے دن ہم ذمی بن گئے, ہم 2nd کلاس 3rd کلاس سٹیزنز بن گئے, ہم اچھوت بن گئے, ہم بھنگی بن گئے. یہ ایک ٹریجڈی ہے جس کو پاکستان کی کسی بھی حکومت نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا. اور اگر آپ دیکھیں گے نا چھوٹی چھوٹی مسیحوں کی بستیاں, جیسے اسلام آباد میں بھی 3-4 ہیں, اور یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کو 1947-48 میں ڈسپلیس کیا گیا تھا. جینیفر, کچھ کہنا چاہیں گی لوگوں کو, بچوں کو, کیسے ہم اپنے اندر ٹالرنس, برابری لے کر آئیں؟ آئی تھنک جو ٹالرنس کی بات ہے, پہلے تو ہمارا ویژن ہونا چاہیے کہ رسپیکٹ, بیکاز ٹالرنس از جسٹ اٹس اسٹل looking backwards because اچھا ٹھیک ہے سم ون از دیر اور مے بی مطلب ٹھیک ہے ہم ٹالریٹ کر رہے, بٹ واٹ کائنڈ آف ویلیوز وی ہولڈ, ہمارے اٹ اسٹارٹس ود اے فیملی, اس کی کیا اپ برنگنگ ہے, بٹ بیکاز دا اسٹیٹ از آلسو ریسپانسبل اینڈ دا اسٹیٹ and different political parties, and it keeps on going, ہمارا education curriculum and all these things need to be addressed. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں تفریق پیدا کرتی ہیں اور کیوں پیدا کرتی ہیں؟ مذہب کے نام سے, اکنامک کنڈیشنز کے نام سے, سوشیو کلچرل ریزنز کی وجہ سے. ہمیں سب یہ چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. I'd like to continue from what she is saying. جی ضرور. Deprived ایتھنک ریلیجس کمیونٹیز دنیا بھر میں, آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں, افریقہ میں دیکھ لیں, یورپ میں رومانیز جن کو ہم جپسیز کہتے ہیں, بائی دا وے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ادھر ہی سے گئے ہوئے ہیں, روما پیپل, دے آر بیسکلی پنجابیز. تو وہ سارا ان کی سائیکی جو ہے نا, سوسیو سائیکی, وہ ایک ہی جیسی ہو جاتی ہے. دے کیکون دیم سیلوز, سوشلی ان بریڈنگ کرتے ہیں. یہ حکومت کا کام تھا. دیکھیں پاکستان کا 80% ریونیو جو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے غریب کرتے ہیں, بالکل, کسان کرتے ہیں, آپ کا لیبر کرتا ہے. آپ کا لیبر جو پاکستان سے باہر
ہے, he is the biggest component of your foreign exchange remittances. لیکن اس 70-80% کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیٹوائزیشن ہو رہی ہے, ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے. ہماری مسیحی آبادیاں اس کیٹوائزیشن کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیکون ہو گئے ہیں, وہ باہر کی کمیونٹیز سے انٹریکٹ نہیں کرتے, سوشل ان بریڈنگ میں چلے گئے ہیں. جیسے جینیٹک ان بریڈنگ ہوتی ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, اسی طرح سوشل ان بریڈنگ میں بھی یہ حکومت کا فرض تھا. تو یہ سارے جو فیکٹس آف ہسٹری ہیں, کریشن آف ایوری تھنگ واز اگنورڈ, بٹ دا کلپریٹ از دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی آف کورس ذمہ داری ہے. اور میں جب جینیفر کے بریگیڈیئر صاحب کی بات سن رہی تھی, دے ہیو گیون دیئر لائفس ٹو دس کنٹری پاکستان. کہاں غلطی ہو گئی ہم سے؟ میں نے بات کی ٹالرنس کی, جینیفر نے بہت پیاری بات کی. ٹالرنس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ کی ضرورت ہے. رسپیکٹ دا ڈفرینسز. ضروری نہیں میرے بلیف آپ سے ملتے ہوں, بٹ آئی رسپیکٹ یو فار ہو یو آر. اس کے بغیر پیس پاسبل نہیں ہے. ہم سے غلطی کہاں ہوئی؟ ہمیں آج خود کو آئینے میں دیکھنا ہوگا, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑھے جہاں ڈفرینسز پروان چڑھتے ہوں, جہاں ٹالرنس تو ہو مگر رسپیکٹ نہ ہو. ہم ملیں گے کچھ بہت خوبصورت مزید مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. سفید رنگ ہے وہ تو نان مسلمس کو کرتا ہے ان کو, کہ یہاں پہ جو پاکستان بنتے وقت جو نان مسلمس کی بھی جو ہے یہاں پہ کمیونٹی کو نشاندہی کی جائے. مائنورٹیز کو کرتا ہے, اور میرے نظر میں پیس کو بھی کرتا ہے, کہ جو پیس ہے, جو امن ہے, وہ ہمارے ایجنڈے میں ہے. ہمارے ملک بھی امن پسند ملک ہے. یہ جو نان مسلمز ہیں, اقلیتی لوگ ہیں ہمارے ملک میں, ان کی آبادی کو ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس اتنی تعداد میں ہم موجود ہیں, اور باقی جو گرین ہے سارا وہ مسلمز کی شو کر رہا ہے. ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ جو ہے وہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں جھنڈے کو تو جھنڈا کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ پول کے ساتھ اٹیچ ہے نا. تو اس ہرے رنگ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ وائٹ کلر سپورٹ کر رہا ہے. تو وائٹ کلر جو ہے ایکچولی ہرے رنگ کا ایک اسٹرانگ حصہ ہے. بیسکلی تو کہتے ہیں کہ یہ مائنورٹیز کو شو کرتا ہے, اور آج کل کی اویئرنیس کے مطابق لفظ مائنورٹی بھی نہیں استعمال کرنا. تو میں مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن میں مائنورٹی نہیں, میرا اپنا ملک ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم, اور آج کا شو اسپیشل ڈیڈیکیشن ہے ہماری بہت پیارے مائنورٹی کو. پاکستان کے وائٹ جو فلیگ میں جو ایک وائٹ حصہ آتا ہے, جو کہ ایک بڑا بیسک کلر ہے, کیونکہ اس کے بغیر آگے گرین بھی ہولڈ نہیں ہو پاتا. بریگیڈیئر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی, اور ہمیں یہ ریئلائز کرایا کہ ایک گروپ میں بند کر دینے میں یا ایک بریکٹ کر دینے سے ایک سیکٹ کو, ایک کمیونٹی کو, اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم سیلیبریٹ کریں مائنورٹیز کی سکسیس کو. میرے دو بہت پیارے مہمانوں نے مجھے بھی جوائن کیا ہے. پریتم داس صاحب, جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے. بیسیکلی آپ تھر سے بلانگ کرتے ہیں. فائنانس, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹریز کے اندر بہت عرصہ پاکستان کی خدمت کی ہے انہوں نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ میری بہت پیاری مہمان رائمہ سکندر موجود ہیں. 16 سال سے ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. ہیڈ آف سیکنڈری اینڈ اے لیول سیکشن ایٹ ایس انٹرنیشنل اکیڈمی اسلام آباد ہیں, اور کریئر ڈیولپر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی تھنک اٹس این ایبسلیوٹ پلیزر ٹو جوائن یو ہیئر. بہت شکریہ, بہت شکریہ رائمہ. پریتم صاحب بتائیے, تھر سے لے کر اسلام آباد تک کا سفر کتنے سال ہو گئے؟ میں اکتوبر 73 میں اسلام آباد میں آیا تھا, بلکہ راول پنڈی میں آیا تھا. اور وہاں چونکہ مجھے جو ہے وہاں میں نے ایم اے اکنامکس میں کیا تھا, پھر ایم اے ایگریکلچر اکنامکس میں کیا تھا وہاں سندھ میں. تو پھر میں نے وہاں کراچی میں جو ہے وہ ایف پی ایس سی کا انٹرویو دیا. منسٹری فائنینس میں اکنامک انویسٹیگیٹر کی پوسٹ آئی تھی, تو اس پوسٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا. پھر مجھے انٹرویو کال آئی, میں نے انٹرویو دیا. انٹرویو کے بعد میں جو ہے وہ منسٹری فائنینس سے مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا. تو 73 میں چونکہ اسلام آباد میں جو ہے وہ
हिंदू कोई नहीं था और दूसरा कोई मेरा जानने वाला यहाँ कोई नहीं था। कोई सपोर्ट मारली सपोर्ट हो जाए कि यहाँ पे फलाना आदमी हैं तो वो मैं उनके साथ रहूँगा, वो मेरी हेल्प करेंगे, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए वो मेरे लिए डिसीशन करना 2-3 महीने मुझे लगे डिसीशन करने में कि मैं जाऊं या न जाऊं। और मेरे ब्रदर ने मना किया कि भाई उस वक्त 73 में मेरी पे कितनी थी, 450 रुपये। वाओ, 450 रुपये। मेरे बड़े भाई ने कहा कि इतने तो तुम यहाँ, वो उनका वहाँ शॉप था, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ काम करो तो इतने तो तुम यहाँ कमा सकते हो, तो इतने पैसों के लिए तुम इतना दूर जो है हमसे दूर जाते हो, इसकी क्या वजह, क्यों जाते हो, इधर ही हमारे साथ बिजनेस करो। तो मैं 73 में अक्टूबर में वहाँ यहाँ आया। 15 अक्टूबर को मैंने मिनिस्ट्री फाइनेंस में जाके ज्वाइन किया। लेकिन मिनिस्ट्री फाइनेंस में लकीली मुझे ये इकोनॉमिक एडवाइज़र विंग है मिनिस्ट्री फाइनेंस में, जहाँ से पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे छपता है। तो वहाँ मिनिस्ट्री फाइनेंस में मुझे लकीली 2 दोस्त वहाँ मिले और जिसके साथ मुझे अटैच किया गया उसका नाम गजनफरुल्लाह खान था और उसके दोस्त थे मुशीर अनवर साहब। लकीली वो दोनों इतने अच्छे इंसान थे, तो मैं पहले दिन से इतना कंफर्टेबल हो गया उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके जहन में न कोई मज़हब का कोई बात थी, न कभी इलाके की बात थी। हमेशा खुश दिल, खुश रहना, गपशप करना, और वो मेरे लिए बहुत जो है लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई कि मैं घर से दूर हूँ। बहुत खूब। राइमा, 16 साल का एजुकेशन से आप वाबस्ता हैं, यू एन एजुकेशनिस्ट। अगर हम बात करें टॉलरेंस की, रिस्पेक्ट की, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की, आपको लगता है ना कि जब बच्चा दुनिया में आता है वो डिफरेंसेस नहीं जानता, उसको डिफरेंसेस सिखाए जाते हैं। बिल्कुल। Where we went wrong, बच्चों की परवरिश में, तरबियत में हमसे कहाँ कोताही हुई है? मुनीबा, जब हम देखते हैं जनरली, तो देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइड टू द पिक्चर एज वेल। जी। अमूमन जिन लोगों से इंटरेक्शन आपकी होती है वो काफ़ी ओपन माइंडेड, एक्सेप्टेंस है, जिसमें सवाल नहीं किया जाता कि आपका मज़हब क्या है। लेकिन मैं सोचती हूँ जहाँ पे हम स्ट्रगल्स का जिक्र करते हैं, सर्टनली इट कॉल्स फॉर आवर अटेंशन। उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम देखते हैं, बच्चा बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड पैदा होता है। बिल्कुल। उसकी सोच बिल्कुल एक क्लियर सोच जिसमें कोई शेड्स नहीं है। वेयरएज़ ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा माशरा जहाँ पे शऊर की कमी है, जहाँ पे एजुकेशन की वी लैक, वहाँ का माइंडसेट ऐसा है जो माइनॉरिटी मेंबर्स को इन जनरल, द पीपल दैट वी कम अक्रॉस, ऑल यू रिसीव अ लॉट ऑफ लव, और वो लव एंड रिस्पेक्ट इज़ म्यूचुअल। लेकिन वही जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये साइड ऑफ द पिक्चर है तो एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जो सफ़र करता है, और वो उधर करता है जहाँ पर एक पॉपुलेशन में एक माइंडसेट डेवलप्ड है दैट दिस इज़ फ्रॉम अनदर रिलीजन। माइनॉरिटी किसी भी मुल्क में हो, माइनॉरिटी अनफॉर्चुनेटली कुछ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज़ उस माइंडसेट की वजह से आ जाती हैं। ये नहीं होता कि हुकूमत नहीं कर रही, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं करती, इन जनरल करती हूँ। यू आर बॉर्न अ पाकिस्तानी, you have your rights, but people coming across certain segment of the population, जहाँ पे कई दफ़ा उनको because of the larger number वो काफ़ी, चाहे वो मीडिया पे आ जाते हैं कई दफ़ा, like कई चीज़ें आ रही होती हैं, तो जो एक आपका अपना एक एक सेंस ऑफ ईज़ होती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं।
But at the same time, I do say that this is with an open heart, where we say this is our country. Beautiful. We belong here and we are there for it and it is there for us. और अगर आपको आपसे ये पूछूं कि जब बात आती है सेलिब्रेशन की, चाहे वो लाइक क्रिसमस हो, चाहे वो दिवाली हो या ईद हो, Any occasion. अगर हम इसको मिलकर सेलिब्रेट करें तो आपको लगता है ये जितने गैप है इसको हम कवर कर सकते हैं, इसको ब्रिज कर सकते हैं? बहुत हद तक. आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करती हैं क्रिसमस, ईस्टर? For being a believer, जी. when it comes to festivities, I share. You know, मैं किसी भी रिलीजन का नाम इसलिए नहीं लेती बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई डिवाइड फील हो. बिल्कुल. We have friends, they're as close as family. My colleagues, not just mine, you know, our families, the students that we come across, the people that we come across in general, सब मिल के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. जो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बड़े शहरों की सोच है, इट इज़ अबाउट टाइम कि वो सोच छोटे शहरों तक लेके जाई जाए. बिकॉज जो स्ट्रगल्स हम देखते हैं, जो ज़्यादा मुश्किलात जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे, जो अगर हम वी कम अक्रॉस, दिस इज़ मोर वेयर यू हैव पीपल लेस अवेयर. सेलिब्रेशंस में सब मिल के करते हैं. अगर वो क्रिसमस है तो आवर मुस्लिम फ्रेंड्स, द पीपल फ्रॉम द मेजॉरिटी आर जॉइनिंग इन, एंड यू नो इट इज़ विद द ओपननेस ऑफ हार्ट दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर. लाइकवाइज जब ईद है तो वी आर देयर सेलिब्रेटिंग इट विद देम बिकॉज दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ फेस्टिविटी. बिल्कुल. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस. हमें अभी ज्वाइन किया है सरदार पवन सिंह अरोड़ा ने, जो कि फर्स्ट सिख पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं एट गवर्नर हाउस पंजाब. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपको अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट सिख PRO, कैसा फील हुआ आपको? हाउ आर यू फीलिंग? मेरे लिए ये बड़ा स्पेशल था और दैट वाज वेरी एक्साइटिंग एज वेल. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मैं ऐसे आके एज PRO टू गवर्नर पंजाब की सीट के ऊपर बैठ जाऊँगा. एंड इट वाज सेम लाइक जब मैंने सर्विसेज ज्वाइन की थी 3 साल पहले, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था. पवन साहब, अगर हम बात करें तालीम के हुसूल की और नौकरी के हुसूल की, तो किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? As compared to the Muslim community और as compared to the Christian community या हिंदू community, सिख community के लिए जो challenges हैं तालीम के हवाले से, वो थोड़े से ज़्यादा इसलिए हैं. जो minorities के बच्चे होते हैं, जो तादाद में भी बहुत कम होते हैं, उनको उसी competition का सामना करना पड़ता है जो कि majorities के लिए और तमाम बच्चों के लिए होता है. तो जब वो बच्चे ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाते तो उनके एडमिशन्स नहीं इनरोल नहीं होते वो, तो एडमिशन्स ना होने की वजह से तालीम फिर डिसकंटिन्यू होती है. तो ये वो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो हमें तालीम के मैदान में सामना करना पड़ता है, जिनका इस तरह की और छोटी छोटी 2-4 और चीज़ें हैं. लेकिन फोकस ये किया जाए कि हम जो कम गिनती वाले लोग हैं उनको सामने लाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए हम बना सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो सस्टेन करें इस एनवायरनमेंट में और आगे आएँ. लोगों का रवैया जिसको आज हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मज़ीद टॉलरेंट हो जाएं, आपको कैसा फील होता है लोगों का रवैया, आसपास के लोगों का बात करने का तरीका? इसमें कोई शक नहीं है जी कि रवैये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं. आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो 50 साल पीछे शायद लोगों के रवैये कुछ और होंगे और आज कुछ और हैं. तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 10 सालों के बाद लोगों के रवैये बदल जाएंगे, फिर से बदलेंगे. द ओनली थिंग आई होप फॉर इज़ कि जब भी रवैये बदलें उनमें एक पॉजिटिव चेंज आए, नेगेटिव चेंज ना आए, क्योंकि नेगेटिव चेंज हमेशा हमारे लिए नुकसानदेह होता है और पॉजिटिव चेंज हमें बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाता है. और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम आज के एनवायरनमेंट में अपनी कंट्री में, यहाँ पाकिस्तान में भी टॉलरेंस को, एक्सेप्टेंस को हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के रवैये मुस्बत हो जाएं. बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच. सर, आप बताइए कैसे त्योहार कैसे मनाते हैं? दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली के जो है वो दिवाली है, होली है जी, ये त्यौहार जो है वो जो है हम तकरीबन जो है वो घर में इंडिविजुअली घर में मनाए जाते हैं जी. और दूसरा ये है कि कभी हम जो है वो त्यौहार मनाने के लिए जो है वो जैसे दिवाली का त्यौहार कभी हमने वो जॉइंटली मनाया जी, या होली का त्यौहार कभी जॉइंटली मनाया. लेकिन
जॉइंटली जो है वो कम मनाते हैं, इंडिविजुअली ज़्यादा मनाते हैं। और अब यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी वो जो है एक जॉइंट सेलिब्रेशन मनाती है। उसमें जो है वो सारे रिलीजन के फेस्टिवल मनाती है। तो उसमें सबको जो है, अगर हिंदुओं का है, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का है, सबका है, भाई कम्युनिटी का, ईसाइयों का, सबका वो मनाती है और सबको बुलाती है वहाँ पे। वो इंटरफेथ हार्मनी, उसका मिनिस्ट्री का नाम ही इंटरफेथ हार्मनी है। प्रीतम साहब, अगर मैं आपसे और आपसे भी रायमा ये सवाल पूछूं, इतने साल इतनी खिदमात की आपने पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, सोसाइटी के लिए, कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं आप? रायमा, आपसे भी सेम सवाल, क्या कहेंगे प्रीतम साहब? हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो डेवलप कंट्री से भी आगे का पाकिस्तान देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। रायमा, कैसा पाकिस्तान देखना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि when we are looking at things, education जी at the crux of the things, जब तक हम education को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उसमें मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल नहीं, सिर्फ सेकेंडरी स्कूल नहीं, even we have now a lot of people with their postgrads, एक qualifications को direction, academic qualifications को, where ये employability skills के साथ aligned हो. There should be some balances and checks. Even when seats are being opened up in the higher education institutions, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस सारे चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, and there will be some academic evolving होगी country की, so that would be one of the things to take it further into the direction. Yes. So when it comes to all of those things, if we put all of these elements together and we march on, irrespective कौन minority कौन majority, so पाकिस्तान को कुछ भी उसकी सक्सेस को रोक नहीं सकेगा। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डिफरेंसेस के साथ आप एक कौम बनकर नहीं रह सकते। मसाइल होंगे, परेशानियां होंगी, कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन जब आप तमाम डिफरेंसेस को हटा दें, तालीम के ज़रिए ख़ुद को एजुकेट कीजिए, अपने अंदर विज़न क्रिएट कीजिए कि जिस तरह का बाबा कायद ने पाकिस्तान को बनाना था, सबके लिए एक मुल्क, क्या आज ये मुल्क वैसा है? क्या परेशानियां हैं हमारे माइनॉरिटीज़ में, जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनको, क्या कभी मैंने आपने रीच आउट करने की कोशिश की, या हमने उनको एक खूबसूरत पिक्चर पेश कर कर ये बता दिया कि यहाँ तो मसाइल हैं ही नहीं? मैं और आप ये जानते हैं कि हम लोग टॉलरेंट नहीं, हमें मज़ीद बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है। कुछ और मेहमानों से हम मिलेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। हमारे मुल्क में न सिर्फ अक़लियत बल्कि चूँकि तबकाती समाज है, और तबकाती समाज में न सिर्फ अक़लियत जो आपके सोसाइटी के जो पिसे हुए लोग हैं, जो मज़दूर है, जो महकूम है, जो मफलूज है, जो लाचार है, जो गरीब है, उनको भी राइट्स नहीं मिलते। आईन पाकिस्तान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 40 तक, आप मुझे बताएं कि इन आर्टिकल्स पे कितना अमल दरामद होता है? बॉर्डर पे जो हमारा मुल्क है उससे तो हज़ार दर्जे बेहतर यहाँ पे रिस्पेक्ट है नान छोटी कौमों की। हम तो हिंदू, यहाँ हिंदू बरादरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आपको कोई हिंदू पाकिस्तान में उठ के खड़ा ये नहीं कहेगा जी कि पाकिस्तान में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि इवन इन और पॉलिटिक्स अक़लियतों को सीट्स मिलती हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, उनके MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, बाकायदा जो जिस तरह से डिज़र्व करता है उस तरह से उसको हकूक़ मिलते हैं। वो अपनी रिलीजियस जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी रिलीजियस सेलिब्रेशंस हैं, वो उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह हम लोग अपनी करते हैं। बिल्कुल 101% दिए जाते हैं, हम उनकी बहुत केयर करते हैं। आप खुद देख लें, हमारी पंजाब असम्बली या KPK की असम्बली में बेशुमार आपको अपना सिख कम्युनिटी नज़र आएगी, क्रिश्चियन आपको नज़र आएंगे। मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क पे, मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पे, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, ये माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि ये हमारा पाकिस्तान है। हमने भी वही मेहनत की है इस पाकिस्तान को हासिल करने में। टू बी अ क्रिश्चियन एंड अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन, आई एम रियली प्राउड टू बी दैट। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम। आज का शो डेडिकेशन है खूबसूरत प्यारी माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान को, वो तमाम लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया पाकिस्तान को, मुझे अपने इस मुल्क को दिया।
So much they have done for us. हमने क्या किया? Do we celebrate their existence in Pakistan? या हमने उनके लिए इस रास्ते को मुश्किल किया? उनकी सक्सेस जर्नी क्या है? चैलेंजेस किस किस्म के होते हैं? मैं आप हम सब मिलकर कैसे उनकी इस जर्नी को आसान और बेहतर कर सकते हैं? आज के शो पे हम इसी बारे में बात करें. मुझे ज्वाइन किया है मेरे दो बहुत प्यारे मेहमानों ने. एक का ताल्लुक म्यूज़िक से है. आई एम हिज बिग फ़ैन. ब्यूटिफुल वॉइस ही हैज़ माशाल्लाह. इनका नाम है रिचर्ड शहजाद और शोएब मंसूर साहब की मूवी वरना के अंदर इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में बहुत कमाल के गाने गाए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो रिचर्ड. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. और उनके साथ मौजूद हैं राहिला इमैनुअल. ये बहुत छोटी सी हैं मगर इन्होंने बहुत सारा काम किया है. डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है. शी हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क फॉर यूथ एम्पावरमेंट और अभी इनका जो करंट प्रोजेक्ट है वो है प्रमोटिंग पीस थ्रू कनेक्टिंग विद पीयर्स. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच मुनीबा. मुझे बताइए राहिला कि इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी. आपने बहुत कुछ अचीव किया. कहाँ कहाँ आपको लगा कि सोसाइटी में, माशरे में बर्दाश्त की, तहम्मुल की कमी है और क्या आपने उस कमी को दूर करने की कोशिश की? बिल्कुल ऐसा ही था. जब पहले मुझे क्योंकि मिशन स्कूल में पढ़ना था तो आई वाज स्टडिंग विद सिस्टर्स एंड नन्स, तो मुझे फील नहीं होता था कि मैं कोई डिफरेंट हूँ. एंड आफ्टर दैट 5th क्लास में मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा. आई वेंट टू मुस्लिम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था. तो वहाँ पर जाते साथ ही मुझे कहा गया कि मुझे एक लड़की ने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये क्रिश्चियन है. शी वॉज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एक ही दिन हुआ था भी तो बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये क्रिश्चियन है. तो और मेरे नाम से भी पता चलता है राहिला इमैनुअल. जब एक दफ़ा लोगों को नाम पता चलता है राहिला इमैनुअल तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग कोई बात करने से भी. बहुत जगहों पे मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, अपने नाम को बताने छुपाया भी है बहुत जगहों पे, मगर मैंने इसको अपने ऊपर ये नहीं किया कि मैं काम छोड़ दूं अपना. मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आना मेरे लिए शायद बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी. आई हैव डन माय MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बट आई वांटेड टू वर्क फॉर सोशल इश्यूज़. मैंने जब स्टार्ट लिया था बिल्कुल 2011 से मैं डेवलपमेंट सेक्टर के साथ हूँ. एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं अच्छा हुआ कि मैं इस सेक्टर में आई और चैलेंजेस को मैं इतना ज़्यादा नहीं करती कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आए हैं नामों की वजह से, जो भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेस किया बहादुरी के साथ थोड़ा बहुत. दैट इज द गर्ल पावर. ज़बरदस्त. अगर हम म्यूज़िक की पावर की बात करें रिचर्ड, कब से शौक डेवलप हुआ म्यूज़िक का? यू हैव गॉट सच ब्यूटीफुल वॉइस. सीखा है आपने कहीं से? नहीं, मैंने सीखा नहीं है लेकिन मैं सीख रहा हूँ अभी. रिसेंटली स्टार्टेड इट लेकिन इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक दिस. You know, I love our culture and you know जितना ये enriched है. मुझे बताइए कि जो आपका एक्सपीरियंस था एज अ सिंगर फॉर अ मूवी एंड यू sang it so, आपने इतना खूबसूरत तरीके से वरना के सॉन्ग को गाया. How was the experience? How was the feeling? Thank you. It was actually amazing and different. Yeah, क्योंकि मैंने असल में पहला सॉन्ग जो मेरा लाइक पब्लिक हुआ था that was in Nescafe Basement Season 4. मैं हूँ. उसके बाद वो सर शोएब मंसूर जो थे ही अप्रोच्ड मी लाइक आफ्टर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड ही कॉल्ड मी वंस वन डे एंड ही टोल्ड मी कि यार किधर आप बैठे हैं. तो आई वाज लाइक अमेज. और मैं अपनी स्पेनिश क्लास के अंदर बैठा हुआ था और मैं किसी और अपने ख्यालात में खोया हुआ था और एग्जैक्टली आई वाज टेलिंग दिस टू माय टीचर. वो स्पेनिश टीचर थी हमारी. तो मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा आई डोंट वांट टू वर्क एनीवेयर, आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग. साथ ही सर की कॉल आई तो सर शोएब की, तो वो कहते हैं आप किधर बैठे हो यार, आई जस्ट वांट टू मीट यू. क्या बात है. यानी कि जब आप इरादा करते हैं तो I literally jumped and I couldn't even tell my professor that like मतलब this is what मैंने कहा I'll talk to you in a bit. मैं आपसे बात कर. फिर anyways this is how it started. लेकिन he has an amazing style of working like different like legends do. You know you will never understand until it is done. हमें अभी ज्वाइन किया हमारी बहुत प्यारी दोस्त जरनक सिद्धवा ने, जिनका ताल्लुक पारसी कम्युनिटी से है. इन्हें कौन नहीं जानता. अ वेरी वेल नोन शेफ फ्रॉम मसाला TV. थैंक यू सो मच जरनक फॉर ज्वाइनिंग. जरनक, अगर बात की जाए पारसी कम्युनिटी की तो उनको कहा जाता है द क्रिएटर्स ऑफ कराची. मुझे ये बताइए कि क्या ये कम्युनिटी सिर्फ कराची की हद तक है या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हमें ये लोग नज़र आते हैं?
زوراسترین کمیونٹی جو ہم عام طور پہ پارسی کمیونٹی کے نام سے جانی جاتی ہے وہ کراچی اور لاہور اور کوئٹہ میں ہے، اور پہلے کے زمانے میں سکھر میں، دوسرے شہروں میں، پشاور وغیرہ میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن پیپل ہیو ڈائیڈ، دے ہیو مائگریٹڈ، سو بہت کم لوگ ہیں، لیکن میجورٹی کراچی میں ہے۔ آپ ایک بہت ہی خوبصورت کمال کی شیف ہیں، پیپل لو یو فار واٹ یو ڈو۔ کیا اتنا ہی آسان تھا آپ کے لیے ایک شیف بن جانا، مین اسٹریم میں آ جانا، یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زینب؟ مجھے مشکلات کا سامنا ٹچ وڈ نہیں کرنا پڑا۔ آئی واز ویری موٹیویٹڈ بیکاز یہ میرا پیشن ہے، میرے لیے نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، اٹس مائی پیشن اینڈ ہابی۔ سو بیسیکلی یہ میرے لیے جاب نہیں ہے۔ آئی انجوائے کوکنگ اے لاٹ اینڈ دیٹ از وائی میں نے کوکنگ اینڈ بیکنگ شروع کیا تھا فرام اے ویری ینگ ایج۔ زینب، اگر ہم بات کریں ریلیجس فیسٹیوٹیز کی، تہواروں کی، تو کیسے مناتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سب لوگ مل بیٹھ کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسچنز، مسلمز، پارسی سب دوست مل کر، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹالرنس کا وہ لیول نہیں کہ ہم سب مل کر ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں اکٹھے؟ دیکھیں، کوئی اس میں کوئی لمیٹیشن یا کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو جب کرسمس ہوگی تو پارسی کے گھر میں آپ کو کرسمس ٹری بھی ملے گا، اور دیوالی ہوگی تو ہمارے بچے پٹاخے جو فائر کریکرز ہوتے ہیں وہ بھی پھوڑتے ہیں، اور یہ عید پہ ہم بھی بریانی بناتے ہیں۔ سو بیسیکلی ہم اتنے گھل مل گئے ہیں وتھ ادر کمیونٹیز کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ سو وی آر بیسیکلی بورن اینڈ براٹ اپ ہیئر ان پاکستان اینڈ وی فالو اینڈ انجوائے ایوری بڈی ایلسز ٹریڈیشن اینڈ کسٹمز اینڈ انجوائے دیئر فیسٹیوٹیز ایز ویل۔ جاتے جاتے زرنک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیسے مزید ٹالرنٹ اور رسپیکٹفل ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے رویوں میں ٹھہراؤ لا سکتے ہیں؟ مل کر رہنا چاہیے، اسی میں ہے ہمارا فائدہ، اینڈ یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال جیسے کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اور ہونا چاہیے، ٹالرنس لیول، تھوڑا سا رسپیکٹ کا لیول فار ادر کمیونٹیز اور ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ایکسپوجر کی بات ہے، لوگ اویئر نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان قوم یہاں رہتی ہے، دوسرے مذاہب کے ان کو نام بھی کبھی نہیں پتہ۔ کبھی میں کسی کو کہتی ہوں کہ میں پارسی ہوں یا زوراسترین ہوں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، بیکاز دے ہیو ناٹ بین ایجوکیٹڈ۔ ہم جن اسکولز میں گئے تھے، جن کالجز میں گئے تھے، وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ سو وی گرو اپ ان ملٹی کلچرل اینڈ ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کمیونٹیز یا دوسرے ریلیجن کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، تو ان کو اویئر کرنا ضروری ہے۔ آئی ایم شیور ایوری بڈی از اے گڈ انڈیویجول اینڈ اے گڈ ہیومن بینگ ایٹ دی اینڈ۔ بہت بہت شکریہ زینب ہمیں جوائن کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اگر ہم بات کریں پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینے کی، کہاں ہم سے غلطی ہوئی، اگر ہم نے کبھی اپنے رویوں سے آپ لوگوں کا دل دکھایا ہو، آن دیئر بیہاف آئی اپولوجائز، بٹ آئی آلسو وانٹ یو ٹو گائیڈ اس۔ ہمیں گائیڈ کیجیے، ہمیں بتائیے کہ ایمپتھی کیسے کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ ہمیں گائیڈ کریں، بتائیے، یو فرسٹ۔ میرا خیال ہے جو ڈفرینس ہے وہ گھر پہ ہی شروع ہو جاتا ہے، تبھی ہم بتا دیتے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا آپ نے، یہ دوسرے فیتھ کا ہے یا اس کا مذہب فرق ہے۔ اور بہت بری بات سب سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ساتھ ہم نے ڈشز جو ہیں کھانے والی جو چیز ہے وہ شیئر نہیں کرنی، یا ہم برتن نہ شیئر کریں، اس سے بھی یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ جب آپ رورل ایریاز میں جاتے ہیں، when you're going to rural areas, they have this kind of mindsets کہ ہم ڈشز شیئر نہیں کرتے، ہم ٹرانس جینڈر کے ساتھ بھی نہیں کرتے، تو مائنورٹی تو پھر مائنورٹی ہے۔ اب ہمارے جھنڈے میں بھی ہمارا رنگ ہے، اور وی آر شیئرنگ سٹیزنشپ ود پاکستانیز۔ تھینک یو راہیلہ، تھینک یو سو مچ۔ رچرڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ میوزک کے ذریعے گائیڈ کرتے ہیں ہمیں پلیز۔ وی ہیو ٹو ٹرین آور سیلوز، آور کانشنس، اینڈ دین وی ہیو ٹو سی کہ آپ نے ہر چیز کے اندر سے اس کی پازیٹیوٹی نکالنی ہے۔ رچرڈ کتنا اچھا ہو جائے کہ ہم اس مشکل میں دوسروں کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں، ان کو آسان تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، ان کو آسان کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ دونوں کا شو پہ آنے کا۔ تھینک یو ونس اگین۔ اتنے پیارے لوگ، اتنی ساری کنٹریبیوشن اور کتنا سارا پیار اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، دس از دی نیڈ آف دی آور۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام پیارے پیارے بہن بھائیوں کو جن کا تعلق مائنورٹی سے ہے، جو وائٹ پورشن بناتے ہیں ہمارے اس فلیگ کا، جس میں چاند تارا بھی شامل ہے۔ بہت شکریہ آپ کی ایفرٹس کا، اور ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی آپ لوگوں کو شکریہ کہنے کی۔ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے بچوں کو یہ تربیت
शुरू से दे दी जाती है, देते हैं हम कि हम नॉन मुस्लिम्स हो, जो भी हो, अक़लियत हो, हमने उनको एहतराम की निगाह से देखना है। हमारा किसी मज़हब से कोई वो नहीं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप इक्वल लेवल पे चलें तो हम अपने बच्चों को यही बताते हैं कि हर मज़हब ठीक है, हर मज़हब की अपनी वैल्यूज़ हैं, हर मज़हब की अपनी कोर वैल्यूज़ हैं, और उनको उसी तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए जिस तरह से आप अपने मज़हब को रेस्पेक्ट करते हो। कोई ऐसी बात नहीं बताते जिससे बच्चों के दिलों में कोई नफ़रत पैदा हो उनके मतलब। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि दूसरे मज़हब की भी उसी तरह वो करें, मजाक ना उड़ाएं, डिग्रेड उनको मत करें, डिमोरलाइज ना करें उनको, तो ये सिखाना चाहिए हमें। हम यही दिखाते हैं जिस तरह हम अपने मज़हब में आज़ादी है, इसी तरह हम उनको गाइड करते हैं कि उनके मज़हब में भी हम इंटरप्ट मत करें। हम अपने बच्चों को इस तरह गाइड करते हैं।